सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है कि जेई एडवांस को ऑलरेडी हुए एक वीक हो चुका है और इतने टाइम के बाद सॉल्यूशन कोई नहीं देखता है ना। लेकिन पेपर 2 का सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाल रखा है, तो मैं बस अपनी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर रहा हूँ और उसके लिए मैं सॉल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ। ठीक, तो कोई ये आके कमेंट मत करना कि सर इतना लेट सॉल्यूशन वगैरह वगैरह। ऑलरेडी रीजंस बता रखे थे कि क्लासेस इतनी ज़्यादा रहती हैं कि सॉल्यूशन रिकॉर्ड करने का टाइम संडे को मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, पहला क्वेश्चन ये है, अपने पास की जो डिस्क है उसका रेडियस आर है और ये जो डिस्क थी, ये डिस्क प्योर रोलिंग कर रही है इस रिंग के ऊपर। ठीक है, तो इसका हमको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताना है। तो हमको अच्छे से पता है, इसमें हम या तो फोर्स मेथड सोचते हैं, या तो टॉर्क मेथड सोचते हैं, या तो एनर्जी मेथड सोचते हैं। जब भी प्योर रोलिंग की बात की जाती है ना, तो एनर्जी मेथड बेस्ट होता है, क्योंकि एनर्जी मेथड में क्या होता है कि जो फ्रिक्शन नाम की बला होती है ना, उससे हमको छुटकारा मिल जाता है। तो मैं यहाँ एनर्जी मेथड ही लगाऊंगा। तो ये लिखा मैंने हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स हो जाएगा स्प्रिंग का एक्सटेंशन। तो जब ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा, मान लो कि मैंने इसको थीटा से रोटेट करवा दिया, तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ जाता होगा थीटा टाइम्स आर माइनस आर। ठीक है, तो ये स्प्रिंग का एनर्जी हो गया। फिर प्योर रोलिंग में जो डिस्क होती है उसकी एनर्जी हम लोग डायरेक्ट याद रखते हैं, क्या होती है वो 3/4 mv²। ठीक, और फिर यहाँ पर जब ये आया होगा किसी हाइट पर, तो इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई होगी, तो वो भी मैंने लिख दिया, जो कि हो जाएगा mgh, और h होगा r माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। है ना, मान के चलता हूँ समझ में आती होगी बातें। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि अगर ये मान लो L होता और इसको मैं थीटा से घुमाता, तो ये भी L होता, तो ये जो होता वो L cos थीटा हो जाता। तो इस केस में जो ये हाइट ऊपर चढ़ता है वो क्या होता है, L माइनस एल कॉस थीटा। तो ये सिंपल वर्जन इसका याद होगा, तो उसी से मैंने कंपेयर करके डायरेक्ट लिख दिया है ना। जैसे यहाँ L माइनस एल कॉस थीटा है, L कॉमन कर लूँ, तो जैसे कि यहाँ एक्सप्रेशन है ठीक वैसे ही यहाँ पे भी आएगा। तो ये मैंने सॉल्व नहीं किया है ना, डायरेक्ट कंपेयर करके लिखा मैंने, ऐसा हुआ। तो ये हमने टोटल एनर्जी लिख दी जो कि कांस्टेंट होनी चाहिए। फिर अगेन आपको पता होगा इसको डिफरेंशिएट करवाया जाता है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डिफरेंशिएट भी नहीं करता हूँ, मैं सिंपली वी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बना देता हूँ। तो कैसे बनेगा, देखो इसका कोफिशिएंट 1, ये पहले एक काम करो, ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है, इस 1 माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और फिर साइन थीटा बाई 2 को थीटा बाई 2 बोल सकते हैं ड्यू टू स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। तो ये कुछ ऐसा हुआ। देन अगेन प्लस 3/4 mv², और यहाँ पर आएगा हाफ के थीटा स्क्वायर इंटू आर माइनस आर का स्क्वायर, ऐसा होगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, हम वी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना देते हैं और बाकी के कोफिशिएंट्स देख लेते हैं बस, तो उसी से हमको सही आंसर मिल जाता है। तो थोड़ा कैंसिल कैंसिल खेलें, देखो ये 2 बाहर आके क्या बन जाता 4, फिर 2 2 जा गया, फिर इस पूरे इक्वेशन में कैंसिलिंग कर रहा हूँ मैं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब मैं सोच रहा हूँ कि वी स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर मैं 1 बनाता हूँ, तो यहाँ पर आएगा 2k/3m, मतलब कि 2/3m से मैंने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ आएगा 2k/3m टाइम्स समथिंग समथिंग, और mg वाले टर्म में क्या आएगा, mg वाले टर्म में भी आएगा 2/3 टाइम्स समथिंग समथिंग। ठीक है, तो बस इसके बेसिस पर हम सही आंसर पे कमेंट कर सकते हैं कि जो k है, k उसके साथ 2/3 आना चाहिए, और जो g है उसके साथ भी 2/3 आना चाहिए। तो वो एक ही ऑप्शन में है, दैट इज़ ऑप्शन ए। तो इसका ए आंसर आ जाएगा। अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तो डिफरेंशिएट करके आगे पूरा सॉल्व करके भी देख सकते हो, यही आंसर आएगा। तो आप अपना टाइम बचा सकते हो हर बार, है ना, आप डिफरेंशिएशन अवॉइड कर सकते हो, बस आप v का कोफिशिएंट 1 बना लिया करो, तो आपको डायरेक्टली आंसर की झलक मिल जाती है। देन आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कहने को बहुत लेंदी भी हो सकता है और बहुत शॉर्ट भी हो सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के टोटल 2 अप्रोच या 2 से ज़्यादा भी होते होंगे, मुझे 2 पता है। एक तो वो होता है जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाके सॉल्व किया जाता है,
तो उसमें सिंपल डायग्राम से ही सॉल्व हो जाता है। और दूसरा है कि भाई मैक्सिमम एंगुलर डेविएशन पूछा गया है तो अपन डिफरेंशिएशन यूज़ कर लें। तो यहाँ दो मेथड्स होते हैं, मैं जानबूझ के लेंदी मेथड से कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्या है मुझे लेंदी मेथड में थोड़ी ज़्यादा फील आती है। तो स्टार्ट करता हूँ। आपके सामने ये इनिशियल डायग्राम है ऑलरेडी। इनिशियल डायग्राम मतलब ये लेफ्ट में जो डायग्राम दिखता है आपको, अच्छा ये थोड़ा सा नीचे टकराया होगा, सॉरी थोड़ा सा ऊपर टकराया होगा ये, तभी तो एंगल पे भागेगा, है ना। तो ये लेफ्ट में हो गया इनिशियल डायग्राम और ये जो राइट में बनेगा ये होगा फाइनल डायग्राम। तो मैंने इसका वेलोसिटी, ऊपर वाले का वेलोसिटी v1 मान लिया, इसका वेलोसिटी v2 मान लिया। ये जो एंगल होता होगा इसको मैंने अल्फ़ा, बीटा या फाई, कुछ ना कुछ, एक काम करते हैं फाई मान लेते हैं, ऐसा हुआ। उसके बाद मैं सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा और एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं लगाऊंगा। एकदम बेसिक चीज़ें यूज़ करने जा रहा हूँ। तो अगर मैं x में मोमेंटम कंजर्व करूँ तो देखो x में जो इनिशियल मोमेंटम है वो कितना है, 2mu है, ठीक है। और x में फाइनल मोमेंटम इस वाले का आना चाहिए 2m v1 cos थीटा, और इस वाले का आना चाहिए क्या, इस वाले का आना चाहिए m v2 cos फाई। अच्छा आपको पता है ये क्वेश्चन एक्चुअली इरोडोव का है, मतलब सेम, मतलब वैसे का वैसे ही इरोडोव का उठा के जे एडवांस वालों ने पूछ लिया है। तो इससे आपको इरोडोव का इम्पोर्टेंस समझ में आना चाहिए। अगर आप इरोडोव नहीं लगाते हो ना तो भी आपको इरोडोव में स्टार्टिंग के कम से कम 100-150 क्वेश्चन तो लगा लेने चाहिए। उससे क्या होगा कि मैकेनिक्स आपका रिवाइज भी हो जाता है, थोड़ा स्ट्रांग भी हो जाता है, ठीक है। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई इज इक्वल टू 2u, ठीक है। इसको मैं बोलने जा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। एक और लगाऊंगा मैं यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग y एक्सिस। तो y एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम 0 था तो फाइनल भी क्या होना चाहिए, 0। ये मैं y एक्सिस के अलोंग लगा रहा हूँ pfy। तो y एक्सिस के अलोंग देखो जो मोमेंटम है यहाँ पर कितना बोलूँगा, 2m v1 साइन थीटा माइनस mv2 साइन फाई, ठीक है, ये 0 होना चाहिए। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि v2 साइन फाई मस्ट बी इक्वल टू 2v1 साइन थीटा, ऐसा हुआ। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कर सकते हैं कि 1 और 2 में ये जो कॉस स्क्वायर फाई है और जो साइन स्क्वायर फाई है इनको हम स्क्वायर करके ऐड कर दें तो हमको फाई से छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं वही करने जा रहा हूँ। तो मैंने लिखा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू 1। तो इक्वेशन नंबर 1 से कॉस फाई का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2u माइनस 2v1 कॉस थीटा बाय v2, और साइन फाई का वैल्यू वहाँ से इक्वेशन 2 से क्या आएगा देख सकते हो, 2v1 साइन थीटा बाय v2। तो ऐसा कुछ लिखा मैंने। इसको सिंप्लीफाई करें, थोड़ा बहुत मन में सॉल्व कर सकते हो। तो RHS में चला गया v2 स्क्वायर, LHS में आएगा 4u स्क्वायर प्लस 4v1 स्क्वायर एंड माइनस 8u v1 कॉस थीटा, ऐसा हुआ। अब एक और इक्वेशन हमको चाहिए जो कि एनर्जी वाली होगी। तो एनर्जी वाली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एनर्जी वाला इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ 2m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर और इनिशियल है हाफ 2m u स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक काम करो, सारे हाफ उड़ाओ यहाँ से। तो यहाँ से हमको मिलेगा 2v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2u स्क्वायर। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 3। अब हमको थीटा के बारे में जानना है और हमारा टारगेट है कि डिफरेंशिएट करना है ना। तो ज़रा सोचो, डिफरेंशिएशन वाला फंडा तब काम करता है ना जब सिंगल वेरिएबल हो। तो हमको यहाँ पर सब कुछ थीटा के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि v1 और थीटा दो वेरिएबल हैं। आसान भाषा में यहाँ से v1 हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो v1 हटाने जा रहा हूँ मैं। इक्वेशन नंबर 3 से मैं v1 का वैल्यू उठा करके यहाँ पे रखूँगा। कर सकता हूँ क्या ऐसा, या लेंदी हो जाएगा, देख लो थोड़ा सा।
लेंदी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ v1 रखूँगा तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ऐसा पाप हमको नहीं करना चाहिए, है ना। हम क्या कर सकते हैं, फिर हम v2 का वैल्यू रख सकते हैं। अगर v2 का वैल्यू रखेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वही मैंने किया। तो ये बना 4u स्क्वायर प्लस 4v1 स्क्वायर माइनस 8u v1 cos थीटा इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर वहाँ से आएगा कितना, 2u स्क्वायर माइनस 2v1 स्क्वायर, ऐसा हुआ। अगेन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 2u स्क्वायर एंड प्लस 6v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8u v1 cos थीटा। अब जो नेक्स्ट टारगेट है मेरा डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन में हमको मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल से, ठीक है। तो अब मैं सिर्फ वेरिएबल्स पे ध्यान दूंगा, कांस्टेंट्स पे ध्यान बिल्कुल नहीं दूंगा। अगेन बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये लेंदी वाला मेथड है, शॉर्ट मेथड हो सकता, आपने देख लिया होगा कहीं ना कहीं शॉर्ट मेथड, उसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। तो मैं लिखूँगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, कुछ कैंसिल करो इसको, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 4 जा, ठीक है। तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं u स्क्वायर बाय v1 प्लस 3v1। जानबूझ के बाकी कांस्टेंट्स मैंने नहीं लिखे, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ 4 नहीं दिखता होगा तो वो मैंने नहीं लिखा, ऐसा हुआ। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करूँगा v1 के अगर रेस्पेक्ट में, अगर तो ये बनेगा माइनस यू स्क्वायर बाय v1 स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे v1 का वैल्यू मिला जो कि आएगा u बाय रूट 3, ठीक। अब इस v1 को हम कहाँ रख दें, इस v1 को हम इसी में रख दें, ये इसमें। तो वहाँ से हमको cos थीटा मिल जाना चाहिए, जगह कम पड़ रही है, इधर लिखता हूँ मैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या था, u स्क्वायर बाय v1 रखा मैंने u बाय रूट 3 प्लस 3v1, फिर से v1 का वैल्यू रखा मैंने u बाय रूट 3, ठीक है। और देखो यहाँ पर मैंने एक 4 जानबूझ के नहीं लिखा था, तो अब वो मुझे लिखना पड़ेगा। और एक u भी नहीं लिखा था मैंने, अब वो भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब तो फाइनल कैलकुलेशन की बारी आ गई है ना, ऐसा हुआ। तो ये बनेगा कितना, 4 cos थीटा इज इक्वल टू कितना बन रहा है, ये रूट 3 2 बार आ गया तो 2 रूट 3। तो यहाँ से cos थीटा आया रूट 3/2, मतलब कि थीटा हो जाएगा कितना, 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब कि फोर्थ ऑप्शन इसका आ जाएगा। तो ये लेंदी मेथड था। इसका शॉर्ट मेथड अगर आप समझ सकते हो तो मैं तो चाहता हूँ समझ लो, ठीक है। क्योंकि देखो मुझे तो IIT देना नहीं है, तो मैं अगर लंबे मेथड से भी करूँगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको IIT क्लियर करना है तो आपको सारे मेथड्स पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यही बस एक लेंदी क्वेश्चन था, मतलब लेंदी भी नहीं था, वो तो अपन ने मेथड ही लेंदी फॉलो किया, बाकी सब काफ़ी छोटे हैं इसके रेस्पेक्ट में। इसको मिटा रहा हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला जाता है कि एक स्क्वायर लूप है जो कि इनिशियली XZ प्लेन में था। इनिशियली ये ऐसा था, ऐसा, ठीक है। देन इसको इन लोगों ने रोटेट करा दिया ओमेगा टी से, ऐसा घुमा दिया। तो इसका मैं फ्रंट व्यू बनाने जा रहा हूँ। तो जो इसका फ्रंट व्यू होगा वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ y होगा, यहाँ z होगा, और ये प्लेन ऐसा घूम गया मान लो। दिस एंगल इज ओमेगा टी, और इसका जो एरिया वेक्टर होता होगा, एरिया वेक्टर हम जानते हैं प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो ये इसका एरिया वेक्टर होता होगा, और ये जो एंगल होता होगा ये होता होगा 90 माइनस ओमेगा टी। मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग के कैप है, ध्यान से देख सकते हो, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है z के ही साथ है। काम करता हूँ, z हटा के b लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो भी फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा b a cos 90 माइनस ओमेगा टी, ऐसा होता। देन मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी दिया हुआ है, वो मैंने वहाँ से उठा के यहाँ रखा, तो ये बनेगा b नॉट a साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। इसको मैं लिख सकता हूँ b नॉट a साइन 2 ओमेगा टी बाई 2, ऐसा हुआ।
अब इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा यूजिंग माइनस डी फाई बाई डी टी, तो यहाँ से मुझे ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका फंक्शन मिलेगा, जो कि होता होगा समथिंग नेगेटिव टाइम्स cos 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो एक बात तो पक्की है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो माइनस कॉस का ग्राफ फॉलो करेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, तो माइनस कॉस का ग्राफ इसमें तो नहीं है, ये माइनस साइन है, और इसमें भी नहीं है, ये भी माइनस साइन है, तो ये दोनों गलत हो गए। इन दो में से कोई एक होता होगा। अब दोनों में फ़र्क देखो क्या है, इसमें बोलता है कि स्टार्टिंग में कहीं पर ईएमएफ ज़ीरो हो गया है ना, और इसमें कहीं ज़ीरो नहीं हुआ। तो अगेन अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे है। यहाँ पे मतलब ये इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है, राइट साइड में। एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इस तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जब तक ये एरिया, ये देखो ये मैं रोटेट करके बता रहा हूँ, ये प्लेन यहाँ से यहाँ जाएगा ना, इतनी जगह जब घूमेगा ना ये, तो इसके पास फ्लक्स होगा इतनी जगह पे, इसके पास फ्लक्स होगा जो कि वेरिएबल होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन जैसे ये इस तरफ आएगा ना, तो इस तरफ कोई फ्लक्स नहीं है, तो इस तरफ फ्लक्स ही नहीं है, तो ईएमएफ भी क्या होगा? ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ईएमएफ होता होगा, फिर ईएमएफ नहीं होता होगा, मतलब कि ग्राफ थोड़े समय के लिए ज़ीरो जरूर होता होगा। इस वजह से इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गए होगे? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्नियर का है। क्या पूछता है? सिंपल रीडिंग पूछ रहा है बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम यही है कि हम यहाँ पर काउंटिंग खेलें। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 मेन स्केल डिवीजन मतलब कि 7 mm मैच करता है कितने से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वर्नियर स्केल डिवीजन से। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो एक वर्नियर स्केल डिवीजन होता होगा वो 0.7 mm होता होगा। ठीक, इतना क्लियर? फिर नेक्स्ट डायग्राम में आते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में हमसे ये रीडिंग पूछता है ये कितना है। तो ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये लिखते हैं, एकदम बेसिक से जा रहा हूँ। हाँ, मैं यहाँ कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहा। वो फॉर्मूला लिखवाते हैं ना कई लोग, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय VSD MSD, दुनिया भर की चीज़ें। मैं फॉर्मूला यूज़ नहीं करता हूँ, मैं एकदम सिंपल बेसिक से ही जाता हूँ। बेसिक ये है कि मुझे अगर इधर से इधर तक का डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है, तो इधर से इधर तक का जो डिस्टेंस है वो होता होगा ये वाला डिस्टेंस प्लस समथिंग एक्स्ट्रा। समथिंग एक्स्ट्रा इज दिस डिस्टेंस। ये रेड वाले डिस्टेंस की बात करूं तो ये तो 1 mm हुआ, और अगर वॉयलेट वाले डिस्टेंस की बात करूं तो ये वॉयलेट डिस्टेंस निकल सकता है ब्लू वाला डिस्टेंस माइनस ग्रीन वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाला डिस्टेंस है ये कितना है? ये भी 1 mm है, और जो नीचे ग्रीन वाला डिस्टेंस है वो कितना है? 0.7 mm है ना। अभी अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था। तो देख सकते हो यहाँ से जो वॉयलेट वाला डिस्टेंस होता होगा वो हो जाता होगा 1 माइनस 0.7 मतलब कि 0.3 mm। तो अपना जो आंसर है रीडिंग वो हो जाएगा दिस प्लस दिस, मतलब कि 1.3 mm। सिंपल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1.3 mm, मतलब कि सी ऑप्शन। तो अपने आंसर क्या आए अभी तक? ADAC है ना, A फिर D फिर से A और फिर से C। ठीक, तो 4 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मोर देन 1 करेक्ट चालू हो गए शायद। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन है ये वो वाला क्वेश्चन है, वो होता था ना एक रेक्टेंगुलर फ्रेम हुआ करता था, उसमें से एक रेजिस्टर को अपन ड्रॉप कर देते थे, तो रेजिस्टर जब नीचे जाता था तो उस पर ऊपर BIL लगता था। याद आ गया होगा आई थिंक। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो
कहता है कि एक स्क्वायर कंडक्टिंग लूप होता है जिसका साइड L होता है, मास M होता है, रेजिस्टेंस R होता है। ठीक है, पूरे स्क्वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, हाँ ध्यान रखेंगे, मतलब एक साइड का नहीं दिया है, ऑलरेडी पूरे स्क्वायर का इन लोगों ने रेजिस्टेंस दे दिया है। थोड़ी देर बाद क्या होता होगा, ये जो स्क्वायर लूप है ये इसमें ऐसा एंटर कर जाता होगा, ऐसा। तो जब ये इसमें एंटर करेगा तो ज़रा सोचो, जो मोशनल ईएमएफ नाम की चीज़ डेवलप होगी वो तो सिर्फ ये वाले साइड में डेवलप होगी। ठीक है, तो ये वाला जो साइड होता होगा वो बैटरी बनाएगा अपना, जो कि BLV का बैटरी होता होगा। अब इस बैटरी की वजह से इसमें कुछ ना कुछ करंट आ जाता होगा। कितना करंट आता होगा? BLV/R। और इस करंट की वजह से इस पर एक फोर्स आता होगा इस डायरेक्शन में, है ना। फोर्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में ही आएगा अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। ये जो फोर्स होता होगा, ये फोर्स कितना होता होगा? BIL होता होगा। ठीक है, फिर ये जो फोर्स है, क्योंकि लेफ्ट डायरेक्शन में है इस वजह से मैं इसको -MA लिख सकता हूँ, वेयर A इज एक्सेलरेशन। और अगर करंट का वैल्यू रख दूँ तो ये बनेगा B²L²V/R। ठीक, तो यहाँ से देखो हमको एक्सेलरेशन पता चल गया, जो कि है -B²L²/mr। ये एक्सेलरेशन पता चल गया, इतना कर लिया। अब उसके बाद देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। एक और चीज़ कहता है कि जो B²L²/mr है इसको K बोल दो, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। तो हम बोल सकते हैं कि जो अपना एक्सेलरेशन है वो A = -K/V आ चुका है। फिर पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि अगर V0 का वैल्यू इतना है तो लूप जो है वो स्टॉप कर जाएगा। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने जेईई की तैयारी प्रॉपर की है तो आपको पता होगा ये जो एक्सप्रेशन होता है ना, इसमें ऑब्जेक्ट कभी नहीं रुकता है, T इन्फिनिटी पे जाकर के रुकता है। और अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए जल्दी से। A को हम dV/dt लिख सकते हैं, जो कि होगा -K/V। तो ये वही फेमस केमिकल काइनेटिक्स वाली या फिर रेडियो एक्टिविटी वाली इक्वेशन बन गई, है ना। इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? V = V0 e⁻−KT। इस टाइप का इसका सॉल्यूशन होता है। तो साफ दिख रहा है कि कभी नहीं रुक सकता, तो रुकने वाली तो बात ही खत्म हो गई। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत, स्टॉप बोलता है। तीसरा ऑप्शन भी गलत, इसमें भी कम्स टू रेस्ट की बात कर रहा है। तो पहला तीसरा तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, फिर बी ऑप्शन की बात करूं, क्या कहता है? व्हेन द कंप्लीट लूप इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप इज 0। बात एकदम सही है कि जो क्लोज लूप्स होते हैं अगर वो फील्ड में आते हैं, मान लो कि ये क्लोज लूप पूरा का पूरा फील्ड में अगर आ गया, है ना, तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ क्लोज लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो बी ऑप्शन तो सही हो जाएगा। ठीक है, फिर बचता है आखिरी ऑप्शन चेक करने को। कहता है कि अगर V0 का वैल्यू हम 3KL दे दें तो इसको एंटर करने में जो टाइम लगेगा वो इतना लगेगा। पूरे लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आने का टाइम, पूरे लूप को अंदर आने का टाइम मतलब क्या? मतलब ये जो साइड है, ये साइड यहां आ जाए, मतलब ये साइड भी कितना ट्रैवल कर ले? L ट्रैवल कर ले। ठीक है, तभी तो पूरा अंदर माना जाएगा ना। तो हमसे ये पूछा जाता है कि अगर इतना वेलोसिटी देते हैं तो इसको अंदर आने में जो टाइम लगेगा वो बताओ। तो ये भी इजी है, इसको एक बार इंटीग्रेट मारोगे तो आपको x मिलेगा। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करता हूं। वेलोसिटी का इंटीग्रेशन हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, RHS में बनेगा V0 1 - e⁻−KT, है ना। इंटीग्रेशन से के बाद यही बनेगा, लिमिट 0 से t रखी है मैंने, और एक यहाँ पर k भी आ जाएगा। इंटीग्रेशन करके नहीं बता रहा हूँ, अगेन एडवांस वाली जनता देख रही होगी सॉल्यूशन, तो इतना इंटीग्रेशन तो सभी को आता होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो V0 का वैल्यू दिया हुआ है कितना? V0 का वैल्यू, अच्छा डिस्प्लेसमेंट अभी हमने डिसाइड कर लिया था,
डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, एल होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह मैंने एल रख दिया। वी नॉट का वैल्यू 3kl दिया हुआ है, के की जगह के, देन 1 माइनस ई पावर माइनस के टी। तो यहाँ से के से के गया और ये बनेगा कितना, 1/3। तो ये बना ई पावर माइनस के टी इज इक्वल टू 2/3। दोनों साइड लॉग कंसिडर करूँगा तो बनेगा के टी इज इक्वल टू एल इन 3/2। और यहाँ से अपना जो डी ऑप्शन का टाइम है वो देख सकते हो आ चुका है। तो इसके आंसर्स बी और डी हो जाते होंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, सिक्स्थ क्वेश्चन बहुत बेसिक है, मतलब कि सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला क्वेश्चन है। मेरा मन नहीं इसको सॉल्व करने का, है ना, क्योंकि कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है बस। देख लो, पढ़ ले रहे हैं एक बार। लेंथ भी दिया है, लेंथ भी दिया है, विड्थ भी दिया है, थिकनेस भी दिया हुआ है, और कहता है वॉल्यूम बताओ। तो आपको कुछ नहीं, LBH करना है। उसके बाद क्या पढ़ाया जाता है आपको, रूल्स होते हैं ना, 2 रूल्स होते हैं। एक प्लस माइनस का अलग रूल होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का अलग रूल होता है। एक रूल में राउंडिंग ऑफ वाले रूल्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक रूल में तो लीस्ट एक्यूरेट क्वांटिटी में राउंड ऑफ करते हैं और एक में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करते हैं। तो सिंपल आपको ये मल्टीप्लाई करना है और रूल फॉलो करते हुए इसको राउंड ऑफ करना है। आई थिंक किस में राउंड ऑफ करना है, 1 मिनट। हाँ तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये मल्टीप्लाई करना है और इससे जो भी कुछ आएगा उसको राउंड ऑफ कर देना है। और राउंड ऑफ करोगे तो आपका कुछ ना कुछ आंसर आ ही जाएगा। तो यार ये मत करवाओ, है ना, मुझसे मल्टीप्लाई। सिंपल मल्टीप्लिकेशन और राउंडिंग ऑफ का प्रॉब्लम है, इसको मैं जानबूझ के क्या कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी होती है 3, म्यू, 4 म्यू और 16 म्यू। और एक वेव जाती है, एक वेव यहाँ से जा रही है, ऐसे ऐसे कुछ ये वेव जाती है। अब आगे जाकर के क्या होगा, यहाँ पर इस वेव का पार्शियल रिफ्लेक्शन पार्शियल रिफ्रैक्शन होगा और फिर से यहाँ पर पार्शियल रिफ्लेक्शन पार्शियल रिफ्रैक्शन होगा। तो उसी के बेसिस पे हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक काम करें, पहले तो हम के कैलकुलेट कर लें। ठीक है, मतलब के जो है इस मीडियम का दिया हुआ है ना। तो देखो, मैंने कहा कि के जो है वो ω/c होता है और जो c होता है वो √T/μ होता है। तो हम बोल सकते हैं के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √μ। तो अगर म्यू को डबल करेंगे, अगर म्यू को 4 टाइम्स करेंगे तो के जो है डबल हो जाता होगा। ठीक है, वही यहाँ पे हो रहा है। ये इसको 4 टाइम्स किया ना इन लोगों ने, तो यहाँ 2k होता होगा और वैसे यहाँ पर 4k हो जाता होगा। अब पहला ऑप्शन देखें। एक और यहाँ बहुत काम की बात है, मैंने क्लास में भी बोला है कई बार कि जब भी आपके सामने ये फंक्शन आए ना, y = y0, और अगर ये कॉस के फॉर्म में है ना, तो आप 100 काम छोड़ के इसको पहले साइन में लिखा करो। मतलब क्या होता है, कभी कभी आंसर ना गड़बड़ हो जाता है कॉस के चक्कर में, क्योंकि कॉस धोखेबाज होता है। धोखेबाज ऐसा, कॉस ऑफ -θ और कॉस ऑफ थीटा में कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों सेम होते हैं। तो कॉस ना कभी कभी यहाँ पे धोखा कर जाता है, लेकिन जो साइन वाला फंक्शन होता है ना, वो कभी धोखा नहीं करता, वो हर बार सही आंसर देता है। तो मैं वही काम यहाँ पे करूँगा। सबसे पहले इस कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट करूँगा। तो ये बना, ये इंसिडेंट वेव है। ठीक है, अब पढ़ता हूँ पहला ऑप्शन। पहले ऑप्शन में कहता है कि व्हेन द वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम P फॉर द फर्स्ट टाइम, यहाँ से रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है। तो आपको याद होगा कि ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। जब भी रेयरर टू डेंसर मीडियम कहानी होती है तो क्या होता है, एक एक्स्ट्रा पाई का फैक्टर आता है या फिर वेव उल्टी हो जाती है। आइदर और की कहानी होती है। वेव अगर ऐसे जा रही है तो आप या तो एक एक्स्ट्रा पाई लगा दो इक्वेशन के अंदर, या फिर इसको ऐसा उल्टा करके लिख दो। दोनों का एक ही मतलब होता है। तो हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, हम एक्स्ट्रा पाई यूज़ करेंगे।
तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड वेव होती होगी उसमें कुछ ऐसा आना चाहिए, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई बाय 2 प्लस एक्स्ट्रा में एक पाई आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड है वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। अब अगर मैं इस पाई बाय 2 को डिसॉल्व कर दूँ तो ये बन जाना चाहिए ए आर टाइम्स कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई। तो ऐसा ए ऑप्शन में दिखता है इस टाइप का कुछ, तो 7th का ए ऑप्शन सही हुआ। फिर बी ऑप्शन में आते हैं कि जब वेव ट्रांसमिट कर जाएगी थ्रू पी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो देखो जब वेव इससे आगे चली जाएगी तो फिर 2k आना चाहिए था ना, और यहाँ तो k दिया हुआ है इसलिए ये गलत हो गया। फिर सी ऑप्शन में आते हैं, कहता है जब वेव रिफ्लेक्ट करेगी q से, जब यहाँ पर वेव रिफ्लेक्ट करेगी मतलब जब इधर आएगी ऐसे, तो फिर से ये वाली वेव तो 2k वाले में होगी ना, तो फिर से यहाँ 2k नहीं दिखता देख लो, इसलिए ये भी गलत हो गया। फिर मैं आता हूँ डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन में क्या बोला जाता है कि जब वेव ट्रांसमिट करेगी q से, ट्रांसमिट मतलब आगे चली गई, तो 4k वाला फैक्टर आना चाहिए है। जो वेव ट्रांसमिट हो जाती है ना, जो आगे चली जाती है, उसमें एक्स्ट्रा पाई का फैक्टर नहीं आता था, है ना, तो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा पाई का फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो देखो नहीं दिखता कोई पाई का फैक्टर, तो डी ऑप्शन भी अपन सही मानेंगे। तो इसके आंसर हो जाएंगे क्या, ए और डी। फिर आगे बढ़ते हैं, ये शायद इंटीजर आ चुका है, ठीक है। कहता है एक इंसान एक लिफ्ट के अंदर होता है, इंसान का मास 50 किलो होता है, लिफ्ट जो है SHM करती है, तो SHM का ये हो गया क्या, एम्पलीट्यूड, ये हो गया ओमेगा, ओमेगा लिख दूं अलग से, ओमेगा होगा 2 पाई बाय टी और टी दिया है 40 पाई, तो इससे गया तो ओमेगा हुआ 1/20। अब कहता है कि मैक्सिमम वेरिएशन इन ऑब्जेक्ट्स वेट बताओ, तो यार ये थोड़ा सा मतलब कंट्रोवर्शियल टाइप के ये आए हैं, ये जो वेरिएशन पूछा गया है ना, इसमें लोग 2 टाइप के आंसर दे रहे हैं। मैं समझाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो मैं कह रहा हूँ कि अगर एक्सेलरेशन नहीं होता यहाँ पे तो नॉर्मल क्या होता है mg, लेकिन अगर एक्सेलरेशन होगा तो नॉर्मल फिर हो सकता है mg प्लस माइनस a। तो कई लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो वेरिएशन है वो g के साथ देखा जाए कि g से कितना वेरिएट कर गया, है ना, मतलब पहले g था, अब g में एक्स्ट्रा a आ जाएगा, मतलब g में कभी प्लस a हो जा रहा है कभी माइनस a हो जा रहा है। तो कई लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि वेरिएशन में आप बस इसको काउंट करो, क्योंकि वेरिएशन मीन से देखा जाता है। और फिर कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, वेरिएशन का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैं लिख के बताता हूँ, पता नहीं तुम लोग समझे या नहीं। मैं कह रहा हूँ कि कई लोग वेरिएशन को बोल रहे हैं mg माइनस mg माइनस a, कई लोग इसको वेरिएशन बोल रहे हैं, और कई लोग वेरिएशन इसको बोल रहे हैं मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो अगर ऊपर वाले से जाऊं मैं तो देखो ma बनेगा वेरिएशन, और अगर नीचे वाले से जाऊं मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर दूं तो देखो मैक्सिमम क्या होगा g प्लस a, मिनिमम होता g माइनस a, तो ये हो जाता 2ma। तो इस वजह से यहाँ पर किसी किसी का आंसर 2 आता है, किसी किसी का 1 आता है। अब जो सच्चाई है वो तभी पता चलेगी जब IIT वाले अपनी ऑफिशियल आंसर की रिलीज करेंगे, ठीक है। तो अभी अपन ये वाला मान के सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला वेरिएशन, मैक्सिमा और मिनिमा का डिफरेंस जो कि 2ma होना चाहिए। देन वैल्यू रखता हूँ मैं 2, मास का वैल्यू 50 kg है, एक्सेलरेशन क्या होता है ओमेगा स्क्वायर a, तो ये हो गया 100, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1/400, और एम्पलीट्यूड क्या था 2, सॉरी एम्पलीट्यूड 8 था, है ना, हाँ, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा इसका 2। तो यहाँ पर कई बच्चे 2 टिक मार के आए हैं, कई लोग 1 टिक मार के आए हैं, है ना। जितने भी मैक्सिमम कोचिंग वाले लोग हैं, जितने भी सॉल्यूशन जिस भी किसी ने दिए हैं, सब ने 2 दिए हैं।
और कुछ टीचर्स का ये मानना है कि 1 और 2 दोनों मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि आईआईटी वालों ने यहाँ पर बताया ही नहीं कि भाई वेरिएशन कहाँ से लेना है। तो अब देखो, सच्चाई तभी पता चलेगी जब ऑफिशियल आंसर की आएगी, उसका वेट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर 2 रिपोर्ट करेंगे अपन, ठीक है। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको मिटा दे रहा हूं मैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या बोलता है कि एक यूनिट वॉल्यूम में इतने फोटॉन्स होते हैं जिनका की जो फ्रीक्वेंसी है इतना होता है, और पूछा क्या गया है यही समझ नहीं आ रहा। अच्छा, एम्पलीट्यूड पूछा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से ना एनर्जी डेंसिटी निकाल सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी का क्या मतलब होता है, एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम, और उसी की ये बात कर रहा है, ठीक है। तो मैं ये एनर्जी कैसे निकालूंगा, मैं कहूँगा h इंटू एफ एक फोटॉन की एनर्जी होती, ऐसे 35 इंटू 10⁻7 फोटॉन्स हैं 1 मीटर क्यूब में। तो ये एनर्जी डेंसिटी आ गई, जो कि b²/2 म्यू के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमको मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा। वैल्यूज़ रखते हैं फटाफट। तो ये बनेगा कितना, 6 इंटू 10⁻34 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻15 मल्टीप्लाइड बाय 35 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻7 इंटू 2 इंटू म्यू का वैल्यू भी दिया हुआ है। कितना है म्यू का वैल्यू, ये रहा म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो लिखा मैंने 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो यहाँ से हमको b0² मिलेगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 7 5 जा 35 हो गया, फिर 5 और 2 मिलके 10 बना लेंगे। एक काम करो, पहले तो ये कैंसिल करो, तो 5 और 2 मिलके 10 बनाएगा, तो ये बनेगा 10⁻⁻34 प्लस 15, और ये 5 2 जा 10 जो होगा उसका एक और पावर में यहाँ जोड़ दिया। अब बचा यहाँ पर 6 बचा, 4 बचा और 22 बचा। तो 6 4 जा 24 इंटू 22 ऐसा हुआ। अब ये कितना बनेगा, 34 में से गए 16, 18 बचेगा। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट करके 10⁻⁻9, और ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 22, स्क्वायर रूट 528। तो यहाँ से ये आ रहा है इसका वैल्यू। 10 पावर मैच किया कि नहीं अपना, हाँ किया, 10⁻⁻9 है ना, ठीक है। अब स्क्वायर रूट 528 आपको कैलकुलेट करना था वहाँ पे एग्ज़ाम में, और ये जो आपको कैलकुलेशन करने थे ना, इसमें आपको आलस नहीं दिखाना था, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 डेसिमल तक बताना है आपको। तो अगर किसी ने इसमें थोड़ा भी आलस दिखाया होगा तो हो सकता है उसको मार्क्स ना मिले। तो यहाँ पर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से प्रॉपर कैलकुलेशन करना था। स्क्वायर रूट 528 जो कि 22.97 आता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो अपन रिपोर्ट करेंगे 22.97, ठीक है। बाकी भगवान करे कि अगर आपने 23 भी लिखा है तो आपको नंबर मिल जाए, मैं तो यही चाहता हूँ। देन आगे बढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये मुझे सबसे इजी प्रॉब्लम लगा, है ना, ईजीएस्ट प्रॉब्लम लगा ये। क्यों लगा ईजीएस्ट, देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, W0 एक्चुअली रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम P टू Q है, ठीक है। तो जो P यहाँ पर रेडिएट करेगा इस डायरेक्शन में, Q रेडिएट करेगा इस डायरेक्शन में। इन लोगों का कहना है कि ओवरऑल जो ट्रांसफ़र है वो इसी डायरेक्शन में है, मतलब कि जो P होता होगा वो जीत जाता होगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा सिग्मा E A Tp⁴ माइनस TQ⁴ इज इक्वल टू W0।
अच्छा, ये पावर ट्रांसफ़र पर यूनिट एरिया दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे, तो हमने इसमें एरिया और मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं बोल सकता हूँ W नॉट इज इक्वल टू सिग्मा। अच्छा, E का वैल्यू दिया है, क्या बोला है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी है ना, तो E का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। तो इसको इक्वेशन 1 बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आता हूँ मैं, इसका टेम्परेचर T1, इसका T2 मान लिया। अब देखो, अब मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। अब अगर मैं WS का वैल्यू लिखना चाहूँ, देखो यहाँ भी WS है, यहाँ भी WS है, यहाँ भी WS है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से WS का वैल्यू लिखता हूँ तो मैं लिखूँगा WS इज इक्वल टू सिग्मा TP पावर 4 माइनस T1 पावर 4। अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ तो मैं लिखूँगा अगेन WS इज इक्वल टू सिग्मा T1 पावर 4 माइनस T2 पावर 4। और फिर से अगर यहाँ से लिखता हूँ तो लिखूँगा मैं सिग्मा T2 पावर 4 माइनस TQ पावर 4। अब अगर मैं तीनों को ऐड कर दूँ तो बनेगा 3 टाइम्स WS इज इक्वल टू सिग्मा, ये इससे जाएगा और ये इससे जाएगा, तो ये बन जाएगा TP पावर 4 माइनस TQ पावर 4। और ये अभी अभी अपन ने कैलकुलेट किया था इक्वेशन नंबर 1 में, ये W था, W या W नॉट कुछ तो था। तो यहाँ से हमको W बाय WS का वैल्यू मिल गया, जो कि क्या होगा 3। यही पूछा गया था ना अपन से। हाँ, ये W नॉट था, है ना, ये वाला, ये W नॉट था। तो ये हो गया सॉल्व। देन आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को मैंने एज अ शॉर्ट भी अपलोड किया था। अभी कल ही अपलोड किया था इसको एज अ शॉर्ट। तो देखो, इसमें यहाँ से एक लाइट रे ऐसे जाएगी, देन फिर यहाँ पर इसका एक रिफ्लेक्शन होगा, ये कहीं यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ पर देखो ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, उसके बाद फिर इसका रिफ्लेक्शन हुआ, और फिर यहाँ से रिफ्रैक्ट करते हुए यहाँ पहुँचती है, यहाँ कहीं पे। देन क्वेश्चन का कहना है कि यहाँ पर जो रे है वो पोलराइज हो जा रही है। तो पोलराइज होने के लिए ये जो एंगल होता है ब्रूस्टर्स एंगल होता है। ब्रूस्टर्स एंगल लिखने जा रहा हूँ मैं, tan ऑफ समथिंग इज इक्वल टू म्यू हुआ करता था, और म्यू यहाँ पर √3 दिया हुआ है। तो एक बात पक्की है कि ये एंगल 60 डिग्री होता होगा। तो ये एंगल हमको पता चल गया 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ मैं। ये देखो, मैंने एक और नॉर्मल बनाया है यहाँ पे, ये भी नॉर्मल है। अब ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और फिर ये भी 60 हो जाएगा। और अगेन यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा के हम ये एंगल निकाल सकते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दिया हुआ है, तो अगर यहाँ पर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊँ तो मैं लिखूँगा 1 टाइम्स साइन 60 इज इक्वल टू √3 टाइम्स साइन ऑफ दिस एंगल। लेट से दिस एंगल इज़ 5, तो साइन 5। तो यहाँ से 5 कितना आ रहा है, देखो 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। फिर थोड़ा बहुत और कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसको मैंने थोड़ा ऊपर एक्सटेंड किया। फिर मैंने कहा कि ये एंगल अगर 60 है तो ये वाला एंगल 120 होगा। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ये जो है ये r/2 है, और ये भी r/2 है। तो इस वजह से ये जो है ये हो जाना चाहिए सिंपल r/2 √3। सिंपल क्लास 11th में जो वेक्टर में पढ़ा देते हैं, है ना, 120 डिग्री वाला फंडा जिसमें ये आता है, तो सिंपल मैं वही रिजल्ट यूज़ कर रहा हूँ। कोई कमेंट सेक्शन में दिमाग मत खाना कि सर 120 डिग्री पे तो 1 टाइम आता है, ठीक है। यहाँ पर मैं तो समझाना ही पड़ेगा। देखो, ये एंगल 120 डिग्री जैसा लग नहीं रहा है ना, लेकिन ये 120 डिग्री है, मान लो। ड्राइंग मैंने यहाँ पे सीरियस नहीं की है, तो मैं आपको ये याद दिला रहा हूँ कि क्लास 11th के वेक्टर में ये पढ़ा देते हैं कि अगर ये A है, ये 120 डिग्री है, तो ये A √3 टाइम्स आता है। तो वही मैंने डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। इसको मैं A और इसको अगर A बोलता हूँ तो ये A √3 आना चाहिए, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ किया है।
तो ये हमको पता चल गया। अब देखो आगे, ये एंगल क्या होगा 30 डिग्री, ये भी क्या होगा 30 डिग्री, क्योंकि ये 120 था इस वजह से। अब ये वाला भी 30 है, ये वाला भी 30 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा फिर से 120, तो इसको लिखा मैंने 120। हमसे जो एंगल पूछा गया था वो ये एंगल था थीटा, तो देखो ये भी थीटा होता, तो ये भी थीटा होता, तो ये भी थीटा होता। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल, इसमें हम यूज़ करेंगे साइन रूल। ठीक है, ये ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में हम यूज़ करने जा रहे हैं साइन रूल। तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा बाय r/2√3 इज इक्वल टू, ये जो साइड था ये कितना था, ये साइड रेडियस था, तो इसको मैंने r बोला। इन लोगों ने कैपिटल R कहा है, मैंने गलती से स्मॉल r यूज़ कर लिया, कोई बात नहीं, वो तो कैंसिल होना है वैसे भी, है ना। तो मैं लिखूँगा r और ऊपर साइन 120, तो यहाँ से हमको साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा जो कि होगा 3/4। तो इसका आंसर जो रिपोर्ट किया जाएगा वो 0.75 होगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया था, मज़ा आया था इसको सॉल्व करके। मतलब थोड़ी देर मैं यहाँ पर रुका था कि ये एंगल कैसे निकलेगा कैसे निकलेगा, फिर थोड़ा बहुत ड्राइंग किया तो रियलाइज़ हुआ कि अच्छा साइन रूल भी लगा सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने में तो लगता है डिफ्रैक्शन का प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअली में ये एरर पूछ रहा है बस। ठीक है, सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं, ये हमसे एरर पूछता है बी में। तो सिंपल है, देखो यहाँ से मैं बी का फॉर्मूला बनाऊँगा, यहाँ से बनाऊँगा क्या, दिया हुआ है ऑलरेडी बी का फॉर्मूला। तो b यहाँ से कितना दिया हुआ है, b हमको गिवन है, b इज इक्वल टू m लैम्डा d/d। ठीक है, तो ये हमको b दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है। m लैम्डा d/d, ये b दिया हुआ था। अब मैंने दोनों तरफ किया डिफ्रेंशिएट, तो ये बनेगा db/b इज इक्वल टू, m और लैम्डा में कोई एरर नहीं है, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। लिखा है द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड m आर नोन प्रिसाइजली। ठीक है, तो लैम्डा और m में कोई एरर नहीं है, इसलिए उनको मैं डिफरेंशिएट नहीं करूंगा। ऐसा होगा। अगेन यहाँ पर एक माइनस आना चाहिए, लेकिन जब भी एरर कैलकुलेट करते हैं तो प्लस करते हैं, माइनस होता है तो भी प्लस करते हैं, इसलिए मैंने माइनस लिख दिया। b का वैल्यू हम निकाल सकते हैं पहले अलग से, b इज इक्वल टू m लैम्डा, b इक्वल टू m लैम्डा d/d है ना। तो इसका वैल्यू निकाल लें ज़रा। m कितना दिया है 3 दिया हुआ है, लैम्डा कितना दिया हुआ है 600 इंटू 10⁻⁹। कैपिटल D का वैल्यू 1 मीटर है और स्मॉल d का वैल्यू कितना है, देखो क्वेश्चन में दिया होगा पक्का, ये रहा 5 मिलीमीटर, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻3। तो 5 से डिवाइड करने मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा 6 3 जा 18 2 जा 36 इंटू 10 की पावर में जाएं अगर, तो नीचे होगा 10⁻⁻2, ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻⁻7 और 10⁻⁵। हाँ, तो ये b का वैल्यू आया, जो कि हमको अभी यूज़ करना पड़ेगा लास्ट में, इसलिए पहले से निकाल लिया मैंने। वापस मैं आता हूँ यहाँ पर db/b। अब ये जो होगा एरर होगा कैपिटल D में, जो कि अगेन दिया हुआ है कि कैपिटल D को मेजर करने में जो लीस्ट काउंट था वो 1 सेंटीमीटर का था। ठीक है, तो ये एरर हुआ 1 सेंटीमीटर और D का वैल्यू है 1 मीटर, मतलब कि 100 सेंटीमीटर। प्लस फिर से ये एरर है जो कि ये दिया हुआ है 1 mm का और D था 5 mm। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 0.21 है ना। हाँ, 0.21 बनेगा ये। तो यहाँ से हमको dB पता चल जाएगा, जो कि होगा 0.21 टाइम्स b। 0.21 इंटू b हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, तो यहाँ से हमको इसकी वैल्यू मिलनी चाहिए, है ना।
कितना आएगा 36 मल्टीप्लाइड बाय 0.21, तो यह आया 7.56 इंटू 10⁻⁻5। अब हमसे जो आंसर पूछा गया है वो माइक्रोमीटर में पूछा गया, ध्यान से देखो तो, है ना। तो माइक्रोमीटर में लाने के लिए क्या करो, एक 10 से डिवाइड यहाँ मारो और एक 10 से मल्टीप्लाई यहाँ करो, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6, तो अपना आंसर हो जाएगा 75.6 माइक्रोमीटर। तो इसका जो आंसर हम रिपोर्ट करेंगे वो 75.6 होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहता है कि n=3 वाला हाइड्रोजन लाइक एटम है जिसका, और फिर किसी, अच्छा, दो अलग अलग बातें कर रहा है ना, ध्यान से पढ़ें तो। कहता है कि इलेक्ट्रॉन कंसीडर करो किसी एटम में, और फिर एक न्यूट्रॉन की बात अलग से करता है जिसकी एनर्जी इतनी है। फिर कहता है इनका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो सेम है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो पहले मैं इलेक्ट्रॉन के लिए लिखने जा रहा हूँ, फॉर इलेक्ट्रॉन। तो हम इलेक्ट्रॉन के लिए ये बोल सकते हैं 2πr = n लैम्डा, है ना। बोर ने डेराइव ही यहाँ से किया था, याद हो अगर तो। देन 2π, r का वैल्यू क्या हो जाएगा, r का वैल्यू होता है a0 टाइम्स n²/z, और फिर यहाँ होता है n लैम्डा। लैम्डा इलेक्ट्रॉन का है जो कि न्यूट्रॉन वाले के इक्वल है, तो अब मैं यहाँ पर न्यूट्रॉन वाला लैम्डा रख रहा हूँ। न्यूट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ मतलब कि h/√2m टाइम्स एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की एनर्जी kB/T दी हुई है। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, यही आंसर है इसका, है ना। इसको सिंप्लीफाई करना है बस और आंसर आएगा। मास न्यूट्रॉन का होगा यहाँ पे, तो क्या करो, एक n तो गया और एक n बचेगा, उसका वैल्यू हो जाएगा 3। तो ये बनेगा 2π a0 × 3। z का वैल्यू पता है क्या हमको, नहीं पता। अब इन दोनों को स्क्वायर कर दो तो आपको हो सकता है यहीं पे आंसर दिख जाए ना। ये 3×2 = 6 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 36 होगा, और 36 फिर इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 72। तो इसका आंसर क्या होता होगा 72। कुछ नहीं करना है यार, इसके बाद स्क्वायर करके ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, तो कर लोगे तो आ जाएगा। आगे बढ़ता हूँ फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है फिर, मैच द कॉलम है। इसमें लेफ्ट साइड में डाइपोल्स दिए हुए हैं और राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है पॉइंट x पे। ठीक है, तो इनको भी पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना है। देखो, इस डाइपोल की वजह से ऐसा फील्ड होगा और इसकी वजह से भी ऐसा फील्ड होगा, तो यहाँ जो नेट फील्ड आएगा वो डाउनवर्ड्स आएगा। डाउनवर्ड्स मतलब -j में देखो, तो -j में एक ही ऑप्शन है, तो p का हुआ 2। यहाँ बात करूँ तो इसकी वजह से फील्ड ऐसा होगा, इसकी वजह से फील्ड ऐसा होगा, तो कैंसिल होकर यहाँ 0 हो जाएगा, तो इसका होता होगा 1। इसका इतना करने के बाद ऑप्शन देख लो, p का 2 q का 1 कहाँ लिखा हुआ है, c और d में, तो a और b गलत हो गए। ठीक है, अब देख सकते हो s का 5 दोनों में सेम है, तो s क्यों सॉल्व करें, r सॉल्व करना चाहिए अपने को बस। तो r देखते हैं, देखो इसकी वजह से फील्ड ऐसा होगा और इसकी वजह से फील्ड ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो अपना होना चाहिए i और -j वाला, मतलब इस टाइप का ऑप्शन दिखना चाहिए। i और -j फोर्थ वाले में दिखता है, तो r का क्या होता होगा 4 होता होगा, तो अपना c आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई ये मत बोलना कि सर i और -j तो यहाँ भी दिख रहा है। ध्यान से देखो, बाहर माइनस बैठा हुआ है ना, तो इसलिए इसको थोड़ी ना कंसिडर करेंगे। और एक और चीज़, यहाँ मैंने i -j नहीं कहा है, हाँ मैंने यहाँ पर समथिंग i और समथिंग -j कहा है। i और -j जैसा दिखने वाला ऑप्शन तो फोर्थ है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका c हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्टरनेटिंग करंट का लगता है। सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है, Z के अंदर कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट आएगा या कॉम्बिनेशन आएगा, तो Z के अंदर जो भी कुछ होगा वो यहाँ लिखा हुआ है। तो सोचो, अगर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर आता तो जो फेज होता
इसका जो फेज़ होता और करंट का जो फेज़ होता वो सेम होता। एक काम करो, वोल्टेज को ड्रॉ कर लो। तो वोल्टेज को ड्रॉ करोगे तो ऐसा साइन का ग्राफ रहेगा। तो इस वोल्टेज का और करंट का सेम फेज़ होता। तो सेम फेज़ वाला देखो, सेम फेज़ वाला पहला और तीसरा है, ठीक है। अब करंट का वैल्यू निकाल लो। यहाँ पर जो करंट होगा आई नॉट वो क्या होगा, वी नॉट बाय आर। वी नॉट कितना दिया है, देखो 300 दिया हुआ है। तो 300 बाय 30 मतलब कि 10। तो देखो 10 कायम है, इसमें तो 5 है ना, तो ये नहीं हो सकता इसका ये 3 होता होगा। तो P का 3 होगा। फिर यहाँ आ जाओ कूद के, ये दो गलत हो गए। अब देखो P का 3, A और C में कंपटीशन चल रहा है। तो देखो R तो सेम है, S भी सेम है, तो R और S को सॉल्व करने का मतलब नहीं है। अब हमको सिर्फ और सिर्फ Q सॉल्व करना है, ठीक है। तो आते हैं Q में। Q में देखो इंडक्टर आ चुका है। इंडक्टर आने की वजह से थोड़ा सा लैग होगा, और जब भी लैग होता है, अगर आपको याद हो अच्छे से, तो लैग होता है तो ग्राफ हम थोड़ा सा आगे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए कि ग्राफ थोड़ा सा आगे शिफ्ट होना चाहिए। मतलब कि ये जो मैक्सिमा आपको मिल रहा है ना π/2 पे, अब आपको मैक्सिमा थोड़ा सा आगे मिलना चाहिए। तो वो देखो आप किस ऑप्शन में है, π/2 से थोड़ा सा आगे। ये इसमें फिफ्थ वाले में है। फोर्थ वाले में तो काफ़ी आगे चला गया, पाई के भी आगे चला गया। देखो ध्यान से, अपन पाई के आगे थोड़ी आंसर करते हैं फाई का। याद करो जो फेज डिफरेंस हुआ करता था वो हम 90 और -90 के बीच में आंसर करते थे, 180 के आगे आंसर नहीं करते थे, है ना। तो इस वजह से अपन ये फिफ्थ वाले पे ही कमेंट करेंगे, फिफ्थ वाला होना चाहिए। तो Q का क्या होना चाहिए, Q का 5 होना चाहिए। तो Q का 5 A में है, तो 15 का क्या हो जाएगा A। ये देखा जाए तो फ्री के नंबर बांटे गए मैच द कॉलम में। फिर देखो 16th में आते हैं, कहता है E इज प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर। Z स्क्वायर के प्रोपोर्शनल एनर्जी जो है वो इसमें आती है, याद करो आप। नहीं, -13.6 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर आ गया होगा याद। नहीं, ये hc/λ होता था, है ना। तो P का 5 होना चाहिए, P का 5 होना चाहिए, मतलब फिर से A और D गलत हो गए। फिर से यहाँ कंपटीशन है, तो देखो S तो सेम है, S क्यों सॉल्व करें, Q और R में से सॉल्व कर लेंगे। तो Q ज़्यादा आसान लग रहा है मुझे। ये K अल्फ़ा की बात कर रहा है कि K अल्फ़ा वाली लाइन में नहीं Z की जगह Z-1 आ जाता था। तो Q का क्या होना चाहिए, Q का 1 होना चाहिए। तो Q का 1 मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा C। और इस प्रकार पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आगे क्या आ चुका है, अरे रे रे, आगे तो बहुत बेकार सब्जेक्ट आ गया है ना। ठीक है, तो यहीं पर पेपर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।